नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने अपना जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ नेता और कार्यकर्ता भी कह लीजिए, क्योंकि पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ अगर मैं बात करूं तो CGHID बोर्ड के चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं अनुराग सिंहदेव साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार आदित्य जी। सरगुजा, शुरुआत वहीं से मैं करता हूं सर, क्योंकि आप वहीं से आते हैं। 2018 के चुनाव के बाद भूमिका अचानक अनुराग जी की बदल गई। हमें लगता था कि इस बार मंत्रियों की जो लिस्ट आई है उसमें अनुराग सिंहदेव साहब रहते, विधानसभा जीतते तो निश्चित तौर पर मंत्री बनते। सरगुजा से क्या लगाव कम हो गया? सरगुजा छोड़ दिए, क्या हुआ? नहीं, सरगुजा छोड़ने का प्रश्न नहीं है। 2018 में जब हमारी सरकार अल्पमत में रही और सीटें हमारी कम आई, कांग्रेस की बनी सरकार, उसके बाद स्वाभाविक रूप से पार्टी के लिए एक बड़ा टारगेट था कि हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार में आए। और इसलिए उस टारगेट की दृष्टि से जो 18 के बाद का समय था, वो सरकार को कैसे हम रिस्टोर करें, ये पार्टी का जो एजेंडा था नेशनल लेवल पर। और उस समय नितिन नवीन जी इंचार्ज थे, तो ये पूरा लीडरशिप चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की, उस पर जो काम था उस पर हम फोकस थे। तो निश्चित रूप से उस समय पर थोड़ा कम सरगुजा में रहना हुआ, थोड़ा और प्रवास ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं उस समय बिलासपुर संभाग का इंचार्ज भी था। लेकिन जब बाबा के खिलाफ राजेश अग्रवाल का नाम आया अनुराग जी, तो ऐसा लगा कि बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि शुरुआत तो राजेश जी की कांग्रेस पार्टी से हुई थी। ऐसा लगा कि बाबा को अचानक वॉकओवर देने की तैयारी है, लेकिन राजेश अग्रवाल जीत जाते हैं, हंसता हुआ चेहरा फिर सामने आ जाता है। बाबा को क्या मतलब हराना आसान था इतना? क्या हुआ, क्या था, क्या लगता है आपको? पार्टी जब भी किसी को भी टिकट देती है तो वो ये सोच के देती है कि निश्चित रूप से ये जीत के आएगा, और उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो मैं मानता हूं कि 2023 की परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी और हमने बड़े जाइंट्स को भी घुटने पे लाया, और ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोग जिसकी चर्चा नहीं करते थे कि पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, आप देख सकते हैं क्या परिणाम है। लेकिन इस सरकार को लाने में अनुराग सिंहदेव ने भी बहुत पसीना बहाया। सरकार बनने के बाद हाउसिंग बोर्ड की जवाबदारी मिली ज़रूर, हम लोगों को उम्मीद थी कि और बड़ा पद अनुराग जी को मिलता। सेटिस्फाई है जो पार्टी ने दिया? देखिए, रोल्स बदलता रहता है पार्टी में, अलग अलग प्रकार की भूमिका रहती है। कभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम करना है, कभी संगठन में, फिर संगठन में कुछ ज़्यादा दिन काम कर लिए तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सरकार में भी एक्सपीरियंस लीजिए। तो उसी दृष्टि से सब निगम मंडल का दायित्व है, और वैसे तो मूलतः हम लोग कार्यकर्ता ही हैं, और जब भी पार्टी का काम करना होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अनुराग जी बहुत अच्छे और प्रखर वक्ता भी हैं आप। टीवी डिबेट में बहुत सारी बार आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। मुझे मालूम है कि किस बात को कहना है और किस बात को कितना कहना है और किस बात को नहीं कहना है, उसमें पारंगत हैं। फिर भी हाउसिंग बोर्ड की जवाबदारी है आपके पास। आरोप ये लगते रहे कि सर्किट हाउस से बैठकर हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर चलता है, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रेगुलरली हम लोग मॉनिटर करते हैं, और हर 3 महीने में हमारी हाउसिंग बोर्ड की बैठक होती है, और हर 3 महीने की जो बैठक होती है उसमें हम पूरे अपने काम की समीक्षा करते हैं। और पिछले 1 साल में हमारा टारगेट भी रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर हम ये कोशिश करें कि रिव्यू अधिक से अधिक हो। रिव्यू की सबसे अधिक ज़रूरत थी, और रिफॉर्म हो। जब रिव्यू होता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फिर रिव्यू और रिफॉर्म के कारण हम अभी 1 साल के अंदर रिवोल्यूशन तक पहुँचे हैं। और हाउसिंग बोर्ड का यही ध्येय वाक्य, और लगातार हमने मॉनिटरिंग की है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के नाम से जो हम लोगों ने काम किया है, उसमें ये जो वर्ष था वित्तीय वर्ष, इसमें अभी तक की सबसे अधिक प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है। लगभग 5,150 से अधिक प्रॉपर्टी हमने इस एक वर्ष में सोल्ड आउट की, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का रिकॉर्ड है। जब से स्थापना हुई होगी, एक साल में इतनी प्रॉपर्टी कभी नहीं बिकी एक साथ। लगभग 1100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हमने जनरेट किया। ये भी एक बड़ी राशि है। आपने फेयर देखा होगा जो हमने लगाया था, आवास मेला, उसका फुटफॉल, उसकी लोकप्रियता, ये कोई सर्किट हाउस से नहीं हो सकती है। ये तो सर्किट और दिमाग और प्रयास से हो सकती है। इसी से जुड़ा सवाल, तो जब अनुराग सिंहदेव ने इतनी मेहनत की, कहा जाता है 2 सरदारों ने मिलकर पूरे हाउसिंग बेड का बट्टा बैठाल दिया। एक आपकी पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। सच्चाई है क्या इसमें? नहीं, देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड इससे पहले भी तो मकान बनाया है हाउसिंग बोर्ड ने, और खंडहर में तब्दील हो चुके वो मकान। उसको लेकर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि देखिए, पहले ये ज़रूर था कि उसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी कि मकान बनाना है तो वो कैसे बिकेगा या उसकी वाइबिलिटी कितनी है। अनुराग जी, पैसा किसका था? पैसा तो जनता का था ना, सरकार का था पैसा। निश्चित रूप से, लेकिन एक जो अभी अब देखिए उसमें ये मैंने कहा ना, रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो रिव्यू जब करते हैं तो चीज़ें निकलती हैं। अभी हमने रिव्यू किया, अभी हमने तय कर दिया कि जब तक 60% बुकिंग नहीं होगी तब तक हम काम शुरू ही नहीं करेंगे। उस समय हो सकता है ध्यान ना आया हो ये बात, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं उसके सोल्ड आउट होने में दिक्कत आने लगी, तो ये धीरे धीरे ये विषय ध्यान में आए। तो काम करते करते भी कई चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिव्यू में आया है, और रिव्यू में ऐसी चीज़ों को हम लगातार शॉर्ट आउट कर रहे हैं। और जितनी प्रॉपर्टी बची थी अभी तक, मैं आपको बताऊं आदित्य जी कि उसमें से हमने 80% प्रॉपर्टी जो स्टॉक प्रॉपर्टी थी उसको सोल्ड आउट कर दिया। सरगुजा बहुत अलग तरह का राज्य है। जितना प्यार करता है एक बार में वो प्यार पूरा ले भी लेता है। 14 की 14 सीटें आपको जिताकर सरगुजा ने दी। मंत्रिपरिषद भी आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, श्याम बिहारी जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, बड़े बड़े दिग्गज, राजेश अग्रवाल जी। इन सभी दिग्गजों के बीच में अनुराग सिंहदेव अपने आप को किस नंबर पर मानते हैं? देखिए, मैं कार्यकर्ता ही मानता हूं अपने आप को, और कार्यकर्ता के नाते शुरू से भी काम किए हैं और भविष्य में भी काम करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरगुजा में 14 सीट एक बार कांग्रेस जीती, एक बार अभी हम 14 जीते हैं, बीजेपी जीती। आप दोनों के रिस्पॉन्स को ध्यान रखिए। पहली बात था कि सरगुजा को उस समय कितना पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, तो आप देखेंगे कि 2 मंत्री मिले बड़ी मुश्किल से। आज हमने, और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो चप्पल घिस गई वहां पर टीएस सिंहदेव जी की, लगे रहे, वो भी बड़ी मुश्किल से 2.5 साल बाद डिप्टी सीएम बने। वो भी उनकी सरकार में वही बोलते थे कि मेरी नहीं चलती है, तो उस नाते जनता ने उनको बाहर किया। आज आप देखिए कि वही 14 सीट है, मुख्यमंत्री भी सरगुजा का है, और 1-2 नहीं 5-5 मंत्री सरगुजा के हैं। तो ये तो सम्मान हुआ ना किसी भी संभाग का। तो बीजेपी ने जो वहां से उनको पार्टी को मिला, बीजेपी ने प्रॉपरली उसको रिगार्ड रखा और उसको वहां पर जनता को प्रतिनिधित्व दिया है। उसी बात से वापस लौट रहा हूं मैं। सरगुजा बहुत प्यार देता है, नहीं तो नाराजगी भी बहुत कड़ी जाहिर करता है। 2.5 साल मेरी नहीं चल रही है, एक मंत्री पद छोड़ दिया, दूसरा विभाग अपने पास रखा, उसका खामियाजा पूरे सरगुजा ने भुगता। आज लोग दबी जबान पे क्यों कहते हैं अभी से कि मुख्यमंत्री की सीट को छोड़ दें तो बाकी 13 की 13 सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? क्या स्थिति है सरगुजा में पार्टी की? देखिए, सरगुजा में मुझे लग रहा है कि जितने मंत्री पद हमने दिए हैं, क्या वो T20 खेल रहे हैं, 5-5 ओवर का मैच खेलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हो? नहीं, सरगुजा में हमने मिनिस्टर बनाया है, हमने बलरामपुर में मिनिस्टर बनाया है, सोच के करके हमने कोरिया, और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है हमारा जहां से मंत्री और मुख्यमंत्री ना हो। तो आप ये मान के चलिए कि वो उन जिलों में पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, और उसका रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। हर डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि राम विचार नेताम जी हैं,
तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो अपने यहाँ रेगुलरली काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जितनी यूनिट्स लगा सकते वो हैं। काम कर रहे हैं, अग्रवाल जी काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अग्रवाल जी अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, हालांकि नए नए मंत्री हैं। उनके जो अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ मैं, रामविचार जी के जो अग्रवाल जी वो काम कर रहे हैं, राजेश अग्रवाल जी के तवरेज जी काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जी हैं जो सरकार का बट्टा बैठाल रहे हैं। उसके बारे में कुछ बोल दीजिए अनुराग जी। देखिए, अब ये तो मुझे मालूम बहुत प्रखर वक्ता है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, लेकिन देखिए जनता ये देखती है कि आपने उस विभाग में उस समय जब आप मंत्री थे तो उस समय वहाँ क्या क्या काम हुए। तो मैं रामविचार नेताम जी की ही बता रहा हूँ, गृह मंत्री थे, इतने थाने खुले और उसी समय नक्सली उन्मूलन हुआ, उसी समय हुआ। ट्राइबल मिनिस्टर थे, इतने छात्रावास खुले, इतने स्कूल्स खुले जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से जो मिनिस्टर रहता है उसको उसके क्षेत्र के जो विभाग रहते हैं उसका लाभ मिलता है। तो ये सब लाभ यदि हेल्थ डिपार्टमेंट श्याम बिहारी जी के पास मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज, चीफ मिनिस्टर साहब खुद मेडिकल कॉलेज कुनकुरी में आप देख रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती, ये कोई ITI खोलने वाली बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा जनता के भविष्य के दृष्टि से ये नींव रखी जा रही है। रोड्स के लिए बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो रेगुलरली आप डेवलपमेंट को, और मैं तो दाद दूंगा इस सरकार की, ये सरकार इतनी जबरदस्त परफॉर्मर कर रही है कि इसने 2 साल 2.5 साल के अंदर बड़े बड़े जो वादे जिसको पूरा करना मुश्किल काम था उसको इस सरकार ने चुटकियों में पूरा किया, बड़े बजट के काम। अनुराग जी, ऐसा नहीं लगता कि कहते सब हैं कि मुझे बहुत अच्छा वर्कर चाहिए, मुझे बहुत अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि कोई आदमी अपने से तेज आदमी नहीं चाहता। यही कारण है कि अनुराग सिंह को मेन स्ट्रीम से अलग करके हाउसिंग बोर्ड में बैठा दो भैया, सरगुजा की राजनीति में शांति रहने दो, नहीं तो कहीं भटगांव से दावेदारी ठोक दे, कहीं पता चला अगली बार फिर बोले मुझे अंबिकापुर से लड़ना है। ऐसा तो नहीं, सक्रिय राजनीति से गायब करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही आपके पीछे? देखिए, बीजेपी का वर्किंग कल्चर तो आदित्य जी आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है, आप करीब रहे हैं, देखे हैं सबको, वर्षों से भी देख रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये है कि बीजेपी में तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो किसी को यहाँ पर ना काटना आसान है, ना किसी को आप सोच लें कि ये बढ़ जाए या मैं बढ़ जाऊं। तो ये है, वो पार्टी की मॉनिटरिंग रहती है, पार्टी देखती है, और जिस समय जिसका जो उपयोग होता है वो उपयोग किया जाता है। तो मैं तो इसी रास्ते पे चलने वाला हूँ, और मैं मानता हूँ कि पार्टी मेरा जो भी उपयोग करेगी, मेरी ऊर्जा का या मेरे काम का, उस पर मैं खरा उतरूँ। पिछली कांग्रेस सरकार के समय अक्सर आपसे मुलाकात होती थी 18 से 23 के बीच में। सरकार के खिलाफ मुखरता से एक शख्स खड़ा रहता था, उसका नाम अनुराग सिंह। अचानक लाइमलाइट से बिल्कुल पीछे, अचानक मेन पर्दे से बाहर या पिक्चर से बाहर, इसके पीछे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पोक्स पर्सन था उस समय पर, और एक संभाग का इंचार्ज था, वो भी सबसे बड़ा संभाग था, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है तो सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर था। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जब फील्ड में हम लोग काम करते थे तो पॉलिटिकल विषय उठाना ये हमारा उस समय सबसे बड़ा काम था सरकार के खिलाफ में। अभी जो है वो मैं संगठनात्मक काम में थोड़ा मेरा इन्वॉल्वमेंट कम है, चूँकि मैं बोर्ड में हूँ, अभी हाउसिंग बोर्ड का काम देख रहा हूँ, तो थोड़ा इधर भी ध्यान अटका हुआ था। और थोड़ी एक्चुअली हमारे माता जी का भी अभी निधन हुआ और उनका स्वास्थ्य बीच में ख़राब था, तो थोड़ा सा एक फैमिलियर लाइबिलिटी भी थी, तो उस पर थोड़ा हम लोग थे। आपको कहा जाता है कि आप ठाकुरों की लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक बात है, डॉक्टर रमन सिंह के बहुत चहेते आप शुरू से माने जाते हैं, इसलिए तो नहीं किनारे कर दिया गया? ऐसा तो नहीं है? देखिए, बीजेपी में जातिवाद तो ये कहना एकदम अनुचित है। बीजेपी में जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अनुभव किया है। जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, जहाँ पर बीजेपी का काम है, वहाँ जातिवाद के लिए कोई ज़्यादा स्थान नहीं है। कोर ग्रुप में युवा साथी क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा, क्या कारण मानते हैं इसको? नहीं, युवा तो जैसे आप ओपी चौधरी साहब और विजय शर्मा जी का नाम नहीं, तो उसमें मंत्री हैं भाई, मैं युवा साथी की बात कर रहा हूँ, क्यों कोई नहीं, क्या मानते हैं? देखिए, कोर ग्रुप में हमेशा से एक स्तर के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, इस लेवल के प्रदेश अध्यक्ष, इस लेवल के लोग रहते हैं। उस पोर्टफोलियो में रहने पर निश्चित रूप से स्थान मिलता है।
और जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि युवा प्रतिनिधित्व है वहाँ उस नाते, तो कोई विषय नहीं है उसमें कोई। असम और बंगाल की जीत का बड़ा परिणाम ये देखने को मिला कि आप मानते हैं कि ओपी चौधरी साहब और विजय शर्मा जी को कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, जिन लोगों को हटाया गया, क्या माना जा रहा है कि कोर ग्रुप में अब जो एक सुर होते थे, विरोध के सुर, उसको पूरी तरह से खत्म करने की भी इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी समय समय पर रिफॉर्म करती रहती है, अपना काम करती रहती है। और अभी इस वक्त मैं इस पर कोई टिप्पणी करना, चूँकि मैं अधिकृत ही नहीं हूँ इस पर, तो कोर ग्रुप की बड़ी बात है, बड़े लोगों ने फैसला किया। बृजमोहन जी गायब, रामविचार नेताम गायब, ये लोग कम से कम लोग बोलते थे कुछ गलत होता था तो कोर ग्रुप में नाराजगी जा। अब तो ऐसा लगता है कि जो एक स्वर में किसी ने बोला तो बाकी लोगों ने उसको तत्काल मान लिया। ऐसा है क्या? अलग अलग समय पर निर्णय होते हैं और मेरे ख्याल से इस निर्णय पर मेरे टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब आईना कौन दिखाएगा भाई, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, एक सीडी सामने आती है, वेदांता का इतना बड़ा कांड होता है, एक अरेस्टिंग नहीं होती, कौन बोलेगा? संगठन की तरफ से कोई तो बोलेगा। भाई सरकार को कौन रोक सकता है? संगठन रोक सकता है। सरकार को कौन ताकीद दे सकता है? आप इस विषय पर गलत कर रहे हैं, इस विषय पर सही कर रहे हैं, तो उसमें तारीफ में भी कोई कहे चलिए कुछ गलत हो तो कम से कम उंगली उठाए। बचा कौन अब कोर ग्रुप में ऐसा करने वाला? नहीं, पार्टी में कोर ग्रुप हमेशा इसीलिए बनाई जाती है कि वो हमेशा जो पार्टी के लिए प्रायर डिसीजन है वो बनाए, वो करे। तो जो भी लोग कोर ग्रुप में रहते हैं वो उनका प्रथम उद्देश्य पार्टी फर्स्ट है, तो उसके आधार पर निर्णय होते हैं, उसमें कोई व्यक्ति का कोई विषय नहीं। नितिन नवीन जी, जिन्होंने नींव रखी छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हो, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। निश्चित तौर पर वो अपनी टीम बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार उनसे जुड़े रहे। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को कितना प्रतिनिधित्व उनकी टीम में मिलने जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ को शुरू से ही प्रतिनिधित्व मिला है। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रहते हैं, हमेशा छत्तीसगढ़ से कोई ना कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी या नेशनल एग्जीक्यूटिव में या मोर्चे में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर ऐसे लगातार दायित्व मिलते आए, तो स्वाभाविक रूप से मिलता ही है, वो तो मिलेगा भी। चर्चा है विजय शर्मा जी जाएंगे, सुशांत जी का नंबर आ सकता है, गृह मंत्री की तलाश शुरू हुई है, डिप्टी सीएम हो सकता है ओपी चौधरी साहब को बना दे। बहुत सारे अलग अलग तरह की चर्चाएं तैर रही हैं मार्केट में। आप भी इसी मार्केट से ताल्लुक रखते हैं, आपने भी सुना होगा ऐसी चर्चाएं? देखिए, जब तक सूची ना आ जाए तब तक ये कहना कि कौन होगा ये बहुत कठिन है, और कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट आएगी उसके हिसाब से ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ से कौन रहेंगे। बिलासपुर के आप प्रभारी थे, और बिलासपुर का सवाल आपसे ना करूं तो शायद इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। बिलासपुर बहुत अलग तरह का संभाग है। बिलासपुर में लखीराम अग्रवाल जैसे नेता हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सींचा। आज आपके डिप्टी सीएम बिलासपुर से हैं, संभाग से हैं। तोखन साहू जी भी उसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बात है, इतना 2.5 साल में इतने क्लैशेस, कार्यक्रम में वो उसको नहीं बुलाता, उसके नाम की पट्टिका नहीं होती, वो का प्रोग्राम कैंसिल करा देता है। इतनी खींचतान तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी। अनुराग जी, बिलासपुर के आप प्रभारी रहे इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जानकारी तो मिलती होगी आपको भी। देखिए, कोई ऐसी बात है नहीं, मेरे ख्याल से ये चर्चा ज़्यादा होती है। तो आखिरी नगरीय निकाय का बड़ा कार्यक्रम था बिलासपुर में, कैंसिल करना पड़ा था। नहीं, देखिए, चर्चा मैंने कहा ना कि चर्चा होती है ज़रूर, और चर्चा इसलिए होती है कि पुराने लीडर्स वहाँ रहते हैं और लोग कंपेयर भी करते हैं, और कहीं ना कहीं अपोजिशन के लोग थोड़ा शगुफा भी छोड़ते हैं इस पर। तो ये चर्चा जो है वो इस प्रकार की नहीं है जैसी इस्टेब्लिश हो रही है। ये देखिए, ये सब लोग का माइंडसेट है कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा कौन नहीं करेगा, ये कोई तय नहीं करता है, पार्टी तय करती है। तो पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो तय करते हैं उसके आधार पर चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और अभी भी मैं कहूँगा कि बिलासपुर में जो कोर ग्रुप है वहाँ का, वो एक साथ मिलकर निर्णय करता है, और सबसे अच्छा कोर ग्रुप डिसीजन यदि कहीं होता है तो बिलासपुर में होता है। ये मैं प्रभारी के नाते कह सकता हूं। 2018 से 2023 में बहुत करीब से आपने पार्टी के लिए काम किया, बहुत करीब से देखा भी। यही खींचतान कांग्रेस को ले डूबी थी अनुराग जी।
बाबा की बैठक होगी तो कलेक्टर नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री का आदेश था, ये दबी छुपी जुबान पे सामने आता था। मोहन मरकाम को उधर निपटा दो, उधर बाबा को निपटा दो, उधर महन जी को निपटा दो, दीपक बैज को उधर, अलग अलग खेमे बन गए थे। उसका बड़ा खामियाजा 2023 में कांग्रेस पार्टी को हुआ। जो कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की जा रही थी कम से कम 10 साल सत्ता में रहेगी, वो 5 साल भी सत्ता में नहीं रह पाई। मतलब 5 साल बाद पब्लिक ने बदल दिया। अमूमन वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। बड़े बड़े नेताओं में आपस में क्लेशेस, बड़े बड़े नेताओं में आपस में बातचीत बंद। बलौदाबाजार के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जी पूछेगा कब से बलौदाबाजार नहीं गए और क्यों नहीं गए, शायद आपको पता होगा। खींचतान क्यों इतनी, किस बात के लिए? फिर जनता के पास जाना है 2.5 साल बाद, किस मुंह से जाएंगे? देखिए, किसी में कोई मनमुटाव है नहीं। ये तो ये कैसे विषय आ रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई मनमुटाव वाली का विषय नहीं है किसी के अंदर। और बीजेपी के अंदर देखिए, लगातार अभी हर एज ग्रुप को आप देखेंगे बराबर बराबर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है हर क्षेत्र में। तो ये एक तरीके से नई पीढ़ी को भी लाने का समय रहता है और पुरानी पीढ़ी के अनुभव को भी एक साथ लेकर उनके साथ काम करना है। तो इस बीच में चर्चाएं खूब चलती हैं। जब ये प्रक्रिया होती रहती है तो इसकी चर्चा खूब होती है और इसको लोग अलग अलग, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस के राजनीति का कल्चर रहा है वो ये नहीं रहा है कि परिवर्तन, टीएस बाबा बने हुए हैं तो बने ही हुए हैं, भूपेश बघेल बने ही हैं, महंत जी हैं तो महंत जी हैं, लेकिन महंत जी के बाद कौन होगा, ये कांग्रेस के पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये उत्तर हमेशा तैयार रखती है। इसलिए मिलजुल कर हर एज ग्रुप के साथ काम हो, ये प्रयास रहता है और जब ऐसा होता है तो चर्चा होती है। अनुराग जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत, भारतीय जनता युवा मोर्चा में लंबा काम, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा। मतलब उस चुनाव लड़ने के पहले सालों आपने पार्टी के लिए दिए, बैनर, पोस्टर, दरी बिछाने से लेकर हर काम एक कार्यकर्ता का जो होता है धर्म वो आपने निभाया। इसलिए पार्टी ने आपको, आज तो किसी को भी पार्टी में टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं। और पहले जो लोग जीतते थे अनुराग जी, वो लंबा खेलने का प्रयास, उनको ऐसा लगता था कि राजनीति बहुत लंबी है, बहुत लंबा चलना है, लोगों के लिए बहुत काम करना है, आराम से धीरे धीरे चलना है। टेस्ट मैच छोड़ी 50-50 की, अब तो 20 नहीं 5-5 ओवर का मैच खेल रहे हैं आपके मंत्री। स्थिति यह है कि बहुत बुरी स्थिति है, इतनी हड़बड़ी क्यों? देखिए, ये बात ज़रूर है कि मैं मानता हूँ कि जो संगठन में लंबा काम किए रहता है उसको थोड़ा अपने काम करने का जो उसकी प्रक्रिया रहती है थोड़ी भिन्न रहती है। थोड़े नए लोगों को आकर काम करने में थोड़ा अनुभव लेना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया ज़रूर हो रही होगी, मैं आपके कैमरे के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ नए मिनिस्टर्स या नए विधायक आए हैं, हमारे आए ही हैं स्वाभाविक, और आएंगे इसी प्रक्रिया से, तो वो ज़रूर थोड़ा उनके एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं कमी होगी। और मैं मानता हूं कि कुछ समय के बाद वो भी उतना ही मैच्योर रहेंगे जितना हमारे पुराने लीडर। कुछ समय के बाद समय कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? समय तो लोकतंत्र में देना पड़ता है आदित्य जी, और बिना समय के तो परिवर्तन होता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जनता ने 14 से 26 तक प्रधानमंत्री बनाया, तो आप परिवर्तन देखिए। यदि वही परिवर्तन सिर्फ 14 से एक पंचवर्षीय में चाहते हैं, आने के पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो पैराशूट लैंडिंग, उन्होंने बहुत काम किया संगठन के लिए भी, कार्यकर्ता के तौर पर भी, इसलिए शायद वो यहाँ तक पहुंचे। निश्चित रूप। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, पवन साय जी, बहुत बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जोड़ा। निश्चित तौर पर पिछले 1 साल से जब भी बात होती, भाई साहब कहें, भाई साहब बोले मैं बंगाल में हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत शानदार उन्होंने काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से शुरू हुई थी बंगाल में, कैलाश विजयवर्गीय जी उस दिन रो पड़े थे, मैं देख रहा था जिस दिन रिजल्ट आया। पवन साय बहुत बड़े शिल्पी रहे जीत के। राष्ट्रीय स्तर पर अब संगठन का बड़ा नाम पवन साय, यही रहना चाहिए या और कहीं देश में बड़ी कोई पद पे पवन साय जी को रहना चाहिए? देखिए, पवन साय जी मूलतः प्रचारक है और प्रचारक हमेशा अपने मिशन के लिए काम करता है। तो माननीय पवन साय जी को पार्टी जो भी जवाबदारी देगी वो उसको हर्ष से स्वीकार करेंगे। और वो तो मिशन इंडिया, मिशन भारत, मिशन राष्ट्र प्रथम अभियान के लिए कलकत्ता में थे, बंगाल में थे, तो उनके लिए तो ये कोई विषय नहीं है और इस पर कोई चर्चा का अर्थ भी नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि पवन साय जी ने इस चुनाव में जहां उनका कार्यक्षेत्र था, उन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया और उनके जो क्षेत्र थे
उसमें उनका स्ट्राइक रेट भी सबसे ज़्यादा रहा है, ये भी एक खास बात है। हम लोग की तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ, पार्टी जो भी जवाबदारी देगी अच्छा ही देगी। अनुराग जी, आने वाले समय में अपनी स्थिति आप देख रहे हैं? हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आप फिलहाल हैं, फिर 2 साल बाद हम चुनाव पे जाएंगे, फिर अनुराग सामने आएंगे, भाई देख लो क्या गड़बड़ हो रही है, कौन से संभाग में संभालना है, क्या भूमिका देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, अभी मुझे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जवाबदारी दी है, और जो कांग्रेस का 5 साल था वो वर्ष 5 साल था छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए, और फिर से वही स्थिति आ गई थी कि दोबारा बंद ना करना पड़े, क्योंकि तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। और ऑटोनोमस बॉडी है, आपको पता है, सरकार से बजट पे तो चलती नहीं, तनख्वाह भी हमको अपने मत से देना है। तो मैंने अभी सिर्फ 1 साल इस पर लगाया कि मेरे को इस जो इंस्टीट्यूशन मुझे दिया है, चूँकि मैं परफॉर्मेंस पर विश्वास रखता हूँ, मुझे पार्टी ने मेंबरशिप का इंचार्ज बनाया था छत्तीसगढ़ में, तो मैंने रिकॉर्ड, हमने कोशिश किया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग रिकॉर्ड बनाए, तो वो 60 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। युवा मोर्चा जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो हमने बहुत अच्छा काम करने का, देश में अच्छे जो राज्य थे उसमें था। तो ये मेरा प्रायोरिटी थी कि ये हाउसिंग बोर्ड को ठीक करना है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी इस पर सफलता प्राप्त की है, और अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के स्थान पर अब हमने अमेंडमेंट भी कर दिया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अब सिर्फ घर नहीं बनाएगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और अब छत्तीसगढ़ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, ये हमारे संस्था का नाम है, तो इस अनुरूप हम लोग और अच्छा काम करेंगे। तो अब ये सरकार को रेवेन्यू देने की स्थिति में आ जाए, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को हम लोग उस स्थिति में ले आए कि आने वाले 10-15 साल इसको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, और उसके बाद जो भी पार्टी की जवाबदारी रहेगी, स्वाभाविक रूप से हम लोग कार्यकर्ता के नाते उस पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। तो आपने अनुराग सिंहदेव साहब को सुना, एक बात नोट करने वाली, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं मंत्रियों की चर्चा कर रहा हूँ, पहली बार के विधायकों की चर्चा कर रहा हूँ, तो जनता भी एक्सपेक्ट तो करती है ना इतना कि आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर रहे, नहीं रहे फिर जनता की अदालत में जाना है। और ये मान के चलिए, जीवन में पहला चुनाव बहुत आसान होता है, दूसरा चुनाव जीवन का सबसे कठिन चुनाव होता है, और जनता का दरबार है, जनता सब कुछ देख रही है। 2028 में जब फिर चुनाव होगा, फिर आपको जनता के पास जाना है, तो याद रखिए, जनता है ये सब कुछ जानती है। खरी बात में इतना ही, अगली बार फिर किसी नेता से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।